आने वाले 365 दिन किस प्रकार आपके अभ्यर्थी जीवन में सबसे सकारात्मक, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सिद्ध हो सकते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर अपने नाम के आगे एक पहचान अपने वक्तव्य में, अपने व्यक्तित्व में जोड़ना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो 2026 के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्येय में रखते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देना है, तो सबसे पहले हमारे लक्ष्य का पैटर्न क्या है वह समझना है। ये 325 दिन जो है दोस्तों, हमें अपने एग्जाम के सिलेबस, ट्रेंड, पैटर्न और अभ्यास के ऊपर झोंक देने हैं। अगर आप एक साल के अंतर्गत यह परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं संभव है, और उन्हीं विद्यार्थियों के लिए संभव है जो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PW Only IAS हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं आपका मेंटर और फैकल्टी जगदीश चंद्र जांगीड़ आज आपके समक्ष एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक पे चर्चा करने के लिए हूं। किस प्रकार हम अगले वर्ष यूपीएससी 2026 के लक्ष्य को एक ही अटेम्प्ट में साध सकते हैं। आने वाले 365 दिन किस प्रकार आपके अभ्यर्थी जीवन में सबसे सकारात्मक, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सिद्ध हो सकते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम कंप्लीट 1 ईयर का रोड मैप आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं जो फुल प्रूफ है, ऑलरेडी कई टॉपर्स ने भी फॉलो की है, और ये आपके अभ्यर्थी जीवन को अधिकारी जीवन में बदलने के लिए भी काफी कामगर सिद्ध होने वाली हैं। दोस्तों, आइए इस स्ट्रैटेजी के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा मेन मोटो, मेन गोल ये रहेगा कि आप अगर अपने नाम के आगे एक पहचान अपने वक्तव्य में, अपने व्यक्तित्व में जोड़ना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो आज अपने अभ्यर्थी काल में, चाहे आप एक एस्पिरेंट की लाइफ में हैं, चाहे कॉलेज आप कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे आपने पीजी किया है, चाहे आप अभी यहां पे फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे गृहिणी हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम कार्य कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट्स दे रखे हैं और अगले वर्ष फिर से अपेयर होना चाह रहे हैं, हर कंडीशन में यह रणनीति आप सभी के लिए बहुत ही सहजतम, सरलतम तरीके से इस विशाल से लक्ष्य को आपके समक्ष रखने की कोशिश की जाएगी कि यहां पे अगर आप अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य, अपने मंतव्य को पूरी तरीके से, है ना, कहा जाता है कि मानसिक एकता अपने लक्ष्य से स्थापित कर दी जाए, अपने लक्ष्य को अच्छे से समझा जाए, तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के अगले वर्ष 2026 के दृष्टिकोण से। देखिए, अगर हमारा लक्ष्य जो है, अगर हमारा टारगेट है कि सर हमें ईयर 2026 के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्येय में रखते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देना है, तो सबसे पहले हमारे लक्ष्य का पैटर्न क्या है वह समझना है। हमें पता होना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा व एक साक्षात्कार, यह यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 3 चरणों में होती हैं। दोस्तों, अगले वर्ष भी यहाँ पे आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होने वाली है, यानी यहाँ पे 2 जीएस के पेपर होंगे। जीएस पेपर 1 जहाँ जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स करंट अफेयर्स के साथ पूछे जाएंगे, दूसरा पेपर सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यहाँ पे पहला पेपर जो है वह क्वालिफाइंग, यहाँ पे जो है मेरिट आपकी जो इस पे तय की जाएगी, जबकि दूसरा पेपर सीसैट का रहने वाला है, यह आपके पास में क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी यहाँ 1/3 1/3 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। 200 में से अगर आप 80 मार्क्स भी प्राप्त कर रहे हैं, आपका सीसैट कहीं नहीं रुकेगा। बात की जाए जीएस पेपर में, तो अभी पिछले 2 से 5 वर्षों का एक ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप लगभग 90 अबो या 95 अबो स्कोर कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मुख्य परीक्षा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो अगेन यहाँ पे 2 लैंग्वेज पेपर होंगे, जिसको हम जनरल पेपर्स भी कह सकते हैं। एक होगा अंग्रेजी का और एक कोई भी और भाषा जो आप अपना सकते हैं। हम उत्तर भारत के जो बच्चे हैं, हिंदी बेल्ट के अभ्यर्थी, लगभग हिंदी भाषा यहाँ पे अपनाते हैं, तो मैं मान सकता हूँ अंग्रेजी और हिंदी का जो जनरल पेपर होता है 300 मार्क्स का हर ये दोनों पेपर होगा, और ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के, यानी 1/3 मार्क्स प्राप्त करने के उपरांत आपके बाकी के सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय जो है, ऐसे राइटिंग, निबंध है, यह चेक किया जाएगा। अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन, तो यहाँ पे आपके पास में 4 जीएस के पेपर रहने वाले हैं, जो कि हर पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, आपके पास में प्रॉपर जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव आपको। तदुपरांत आपका एक निबंध लेखन का भी प्रश्न पत्र होने वाला है। तो ओवरऑल 250 मार्क्स के आपके पास में यह 5
पेपर्स देखने को मिलेंगे, 4 जीएस और एक ऐसे। और वैकल्पिक विषय भी आपके समक्ष रहने वाला है मित्रों। वैकल्पिक विषय जो है इसके 2 पेपर रहेंगे और वैकल्पिक विषय यूपीएससी के अंतर्गत आप मुख्य परीक्षा में चुनकर आप अपनी स्वेच्छा से जो पेपर्स चयन करेंगे उनके ऊपर ही आपको उत्तर लेखन करना होगा। तदुपरांत यहां पे लगभग आपके पास में 1800-2000 के आसपास के अंतर्गत जो ओवरऑल पूर्णांक है, इन पूर्णांक में से अगर आप 800-900 पूर्णांक प्राप्तांक भी लेके आते हैं तो आपको यहाँ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कॉल आता है। और इस इंटरव्यू कॉल के ओवरऑल 275 में से अगर आप 150, 200 और इससे अबोव अगर मार्क्स लेके आ रहे हैं, देन ऑल्सो अराउंड आप ओवरऑल 2025 मार्क्स जो कि ओवरऑल आपके पास में प्राप्तांक पूर्णांक रहने वाले, उन पूर्णांक में से अगर आप 900 से भी ऊपर स्कोर कर जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ आएंगे। पर अब ओवरऑल ये कैसे हो पाएगा, कैसे हमें प्रीलिम्स के अंतर्गत यहाँ जीएस में 90 से ऊपर नंबर लेके आने, कैसे हम सी सेट के अंदर 1/3 यानी 200 में से लगभग 80-90 मार्क्स लेके आने हैं, कैसे क्वालिफाइंग पेपर्स हिंदी और इंग्लिश को हमें क्लियर करना है, कैसे जीएस के ये चारों पेपर साथ में निबंध लेखन को भी तैयार करना है, वैकल्पिक विषय जिसमें बहुत ही बेहतर स्कोर किया जा सकता है, इसके ऊपर हमारा दृष्टिकोण, हमारी जो है स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, रणनीति क्या रहनी चाहिए, हम इसके ऊपर मुख्य ओवरऑल डिस्कशन रखने वाले। अब यहां पे दोस्तों आपका जो ये 1 ईयर का प्लान है जो लक्षित करने वाला है वर्ष 2026 की तैयारी के लिए, इसके लिए मैं आपको पहले ही कहना चाहता हूं कि ओवरऑल जो आपके पास में समय है ना, वो समय लगभग अगर देखा जाए, आज तिथि क्या है जब मैं ये आपके पास में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज 23 जून है। 23 जून 2025 से लेकर के एक सप्ताहवार तालिका आपको कैलेंडर बना लेना। आज की तिथि अगर देखी जाए दोस्तों, आज से लेकर के योजना अगर आप प्रारंभ भी करते हैं या फिर इस हफ्ते से प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है अगले वर्ष कब होने वाली है, लगभग आपके पास में 24 मई 2026 को होने वाली है। अभी से लेकर के अगले वर्ष तक आपके पास में लगभग 48 सप्ताह यानी 336 दिन का समय यह शेष रहता है। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के अधिकांश जो हिस्से हैं वो इसी में कंप्लीट करने हैं आपको। प्रीलिम्स के उपरांत आप यहाँ पे अगर देखें है ना, 24 मई के उपरांत एक हफ्ते भर का ब्रेक लेकर के प्री और मेंस के बीच में यानी 1 जून से 12 सितंबर को आपका जो मेंस होगा उसके बीच में भी आपको 15 वीक्स और मिलेंगे। ये मुख्य परीक्षा के उन्मुख आपको टोटली तैयारी करनी होगी। वहां भी आपको 111 दिन का समय मिलेगा जो कि मेंस विशेष तैयारी में आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, यह दिन कम नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो मेंस में आज से 450 और प्रीलिम्स में आज से लगभग जो है 325 दिन शेष बचे हैं। ये 325 दिन जो है दोस्तों हमें अपने एग्जाम के सिलेबस, ट्रेंड, पैटर्न और अभ्यास के ऊपर झोंक देने हैं। अगर आप 1 साल के अंतर्गत यह परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं संभव है, पर उन्हीं विद्यार्थियों के लिए संभव है जो वाकई में यूपीएससी के कई आयामों को और यूपीएससी के ट्रेंड और नीड को समझते हैं कि सर यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न, किस प्रवृत्ति के प्रश्न और किस आवृत्ति में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य अंश आपके पास में आएगा वो है यूपीएससी के नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके उसके सिलेबस को हस्तलिखित शब्दों में सह शब्द, आप एक भी शब्द का उसमें हेरफेर ना करें, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम में सिलेबस है वह अपने पास लिख के रखें। हैंड रिटन, प्रिंट नहीं करवाना है। प्रिंटेड आपको कई किताबें जो हैं मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगा पीडीएफ एंड ऑल, परंतु हाथ से लिखेंगे वो दिमाग में जाएगा, वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसमें आपका और एक्टिव होगा। आपको पता होगा रेलेवेंस क्या है, आपको पता होगा डेप्थ क्या है। जब खाली सिलेबस लिखने में आपके 2-4 घंटे जाएंगे ना, तब आपको वाकई में महत्व, तब आपको वाकई में डेप्थ पता चलेगी कि सर ये एग्जाम जो है कितनी गहराई का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, जहां पे लगभग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स से लेकर के निबंध लेखन के कई आयाम आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो माइंडसेट है वह जो है आप बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे जो डिलाइटफुल तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। अब इस सिलेबस को डिकोड करने के लिए होते हैं गत वर्ष के प्रश्न पत्र। मैं बताऊंगा गत वर्ष के प्रश्न पत्र कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार उन्हें डाउनलोड करने हैं, किस प्रकार उनका अध्ययन करना है। और सबसे बड़ी बात होती है इस सिलेबस को जो है ब्रेक करना प्रॉपर टॉपिक्स के अंतर्गत। जब तक आपने सिलेबस को थीम वाइज, टॉपिक, सब टॉपिक वाइज ब्रेक नहीं किया है और उस पर पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किए, असल में आपने यूपीएससी की तैयारी का बेहतरीन जो आपके पास में अंश है वह खो दिया है। सीधा एनसीईआरटी या किताबों से जंप करने की बजाय आप यहाँ पे वन माउंटेन एट ए टाइम
एक बार में एक टॉपिक को, एक सब टॉपिक को गत वर्ष के प्रश्न पत्रों के साथ में यहाँ पे जो है सारांश जो है उसका उत्तर लेकर उसके नोट्स मेकिंग करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। इससे बेहतर कोई तोड़ नहीं हो सकता है तैयारी के लिए। इसकी आवृत्ति जो है, आपके जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका टेस्ट, उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान का होना जितना आवश्यक है, ज्ञान की प्रायोजकता जो है उससे कई गुना ज्यादा महत्व की होती है मित्रों। अब समसामयिक विषयों के आधार पर जो है यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पूछने की आवृत्ति प्रवृत्ति सबसे अधिक रहती है। अतएव आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग हैंड रखना होगा। आपको स्टैटिक विषयों के साथ में करंट अफेयर्स को जोड़ना बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ये तब होगा जब आपने गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को अध्ययन करने के उपरांत, ट्रेंड्स को समझने के उपरांत, करंट अफेयर्स को जो है उसकी रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता समझी है और प्रॉपर नोट मेकिंग की है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, ये सब करने के उपरांत भी अगर आपने प्रीलिम्स का सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं किया तो यह संभव नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे। मतलब यहाँ पे ये सारी एनालिसिस और ये टॉपिक सब टॉपिक है ना, नोट्स मेकिंग चाहे पीवाईक्यूज, ये सब धरे रह जाएंगे आपके। मतलब आप जब तक पहले यहाँ पे सीसैट का क्वालिफाइंग पेपर क्लियर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक चीज क्या हो जाती है आपके पास में, सीसैट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग है। 200 में से 80 नंबर लाने हैं, 80 क्वेश्चन में से लगभग 27 से 30 प्रश्न आपको सही करने हैं। वो कैसे सही किया जाए, आइए इन सभी विषयों के ऊपर हम लोग जो हैं एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लैरिटी अचीव हो चुकी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज से देखा जाए तो लगभग 336 दिन शेष बचे हैं और मुख्य परीक्षा तक देखा जाए तो 450 दिन शेष बचे। अगर मैं इसमें से संडे और कोई वीकेंड्स को या हॉलीडेज को या आपके मूड स्विंग्स को या हेल्थ की प्रॉब्लम्स को या फिर कोई और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को हटा भी दूं तो यहाँ पे ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि सर ये लगभग 300 दिन है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, है ना। और यहाँ पे लगभग जो है आपके पास में 400 दिन, मैं मोटा मोटा मैं मान सकता हूं सर 400 दिन तो है ही आज से मुख्य परीक्षा के लिए। अब अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 300 सवा 300 दिन तक ही जो है आप लोग कैलकुलेशन रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम मशीन नहीं है, वी आर नॉट मशीन्स, है ना। तो यहाँ पे कुछ समय जो है हम सभी के साथ में अप एंड डाउन होता है, ऑसिलेशन है ना, हो सकता है, पर कोशिश करना है कि मिनिमम 300 दिन की जो है अपनी प्रोडक्टिविटी प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले की 400 दिन की प्रोडक्टिविटी को सुनिश्चित करना है। अब जब आप जून से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ा जाए भैया, तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आपको आज से ही अपना वीकली कैलेंडर तैयार करना है। देखिए हम इन 300 दिनों को जो है अगर जैसे अगले 10 महीनों को मंथ में ब्रेक करना शुरू करेंगे ना तो वो काफी कलिष्ट पड़ जाता है, क्योंकि चीजें मोनोटोनस हो जाती है। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, सभी को पता है कि सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या है ना, इत्यादि इत्यादि, परंतु कैसे पढ़ना है, रणनीति क्या है, रोड मैप क्या होगा, वह हम सभी को बेहतर तरीके से समझना है इस वीडियो के माध्यम से। क्या पढ़ना है, सिलेबस है, कहां मिलेगा, आधिकारिक वेबसाइट पे मिलेगा। जनरल स्टडीज के पेपर्स क्या है, गूगल करो सब मिलेगा, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट पे भी सब कुछ है। गत वर्ष के प्रश्न पत्र से लेकर सिलेबस तक सब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। इस वीडियो की जो प्रायोजकता है या फिर इस वीडियो की प्रासंगिकता जो है ना, वो इसमें है कि इन संसाधनों का यूज कैसे किया जाए भैया। सर इस संसाधन का प्रयोग करने के लिए और इन संसाधनों का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सटीक और सरल तरीके से यूज तभी कर पाएंगे जब आपने बहुत ही माइक्रो लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे आकर के अपने सप्ताह को, अपने दिन को जो है प्लान किया है। यानी हमारे पास में जितने भी वीक्स बचे हैं आज से प्रारंभिक परीक्षा के बीच में, हमने क्या कहा कि गुरुजी हमारे पास में 48 सप्ताह बचे। इन 48 सप्ताह, इन 48 वीक्स को आपको प्रॉपर ब्रेक करना होगा दोस्तों, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉपर आपके पास में 5 कॉलम बनाए हुए हैं और 12 जो है हफ्ता पहले है आपके पास में, तदुपरांत यहाँ पे आपके पास में 7 सप्ताह है और लास्ट में जो है आपके पास में 4-5 सप्ताहों का इस प्रकार हमने उसको भेद किया है। अब यहां देखेंगे तो लगभग जून से लेकर के सितंबर के एंड तक का ये टाइम पीरियड रहने वाला है और यहाँ पे 12 वीक्स इन्वॉल्व है, मतलब मोर और लेस 3 महीने का टाइम पीरियड। लगभग 3 महीने के टाइम पीरियड में हम सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना बेसिक और एनसीईआरटी तैयार कीजिए। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए उन्मुख हैं या फिर मुख्य परीक्षा के लिए, दोनों ही दृष्टिकोण से शब्दकोश आवश्यक है।
आपकी लेखन कला, आपके पास में प्रॉपर वर्तनी होनी चाहिए, आपकी वर्तनी स्पष्ट है, शुद्ध है, उच्चारण से लेकर के लेखन तक, आपको परिभाषा से लेकर के एक प्रॉपर डिलाइटफुल जो है एनालिसिस तक, है ना, हर चीज के अंतर्गत आपको टू द पॉइंट सब्जेक्टिव नॉलेज होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए मैं कहूंगा आप किसी भी वेबसाइट से, जैसे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी एनसीईआरटीज अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उन्हें जरूर पढ़े, उन्हें जरूर सुने, साथ में करें बेसिक्स। अब सर ये बेसिक्स क्या है, इसकी भी हमें जानकारी दे दीजिए। देखिए जब मैं बेसिक्स की बात करता हूं ना, बेसिक होता है आपका पाठ्यक्रम। बेसिक क्या है दोस्तों, आपका पाठ्यक्रम, यानी आप यहां पे अपने जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो जितने भी आपके पास में जैसे जनरल स्टडीज के पेपर हैं, है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसके अलावा आपके पास में ऑप्शनल के जो पेपर है, वैकल्पिक विषय के जो पेपर्स रहने वाले हैं, तो ऑप्शनल के पेपर 1 और पेपर 2, इसके अलावा है आपका ऐसे का निबंध लेखन का पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। तो इनके सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस के लिए मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा दोस्तों, आपके पास में होमवर्क मेरा जो कर देता है ना, उसको आगे कोई और स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है स्ट्रैटेजी वीडियोस किस लिए हैं? जो माइंड में क्लटर है, जो माइंड में नॉइज है, उसे क्लियर करना है। और एक बार कोई एक जने, एक टीचर, एक मेंटोर ने, एक सीनियर फैकल्टीज ने, किसी ने भी आकर के आपको बता दिया कि ये इस प्रकार होगा, उस पर काम कर दो। हजारों वीडियोस हैं इन मंचों के ऊपर, पर कोई भी बच्चा उसके ऊपर खाली सुन रहा है, खाली लिख दे रहा है, खाली उसमें नोट किया जा रहा है, गर्दन हिलाया जा रहा है। भाई तू काम कर रहा है क्या यार उस पर? तो बहन उस पर काम करना शुरू कर, भाई उस पर काम करना शुरू कर। तो एक गृह कार्य मैं देता हूं, सबसे पहले क्या है, अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को जो है हाथ से लिखो। तो जो हस्तलिखित है ना, जो हस्तलिखित है, जो हाथ से लिखी गई चीजें है ना दोस्तों, वो हमारे दिमाग में रह जाती है, उसकी गहराई भी हमें पता चलती है। ओके, ज्योग्राफी में इतनी लाइन से, इतने टॉपिक से, इतने सब टॉपिक है। ऑप्शनल जो मैंने चयन किया है, एंथ्रो किया है, पीएसआईआर किया है, पॉलिटी किया है, सोशियोलॉजी किया है, जो भी विषय हिस्ट्री वगैरह लिया है, इनकी गहराई क्या है, इनमें सहर्ष यूनिट वाइज यहाँ पे क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक है। तो हमें पता चलेगा कि जीएस के एक पेपर में देर आर मल्टीपल आपके पास में सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कई सारे अलग अलग विषय होते हैं, और कई सारे विषय जो हैं उनमें अलग अलग टॉपिक्स जो हैं यूपीएससी ने बता रखे हैं। सिलेबस बस यहीं तक है ना। जैसे कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि तकनीक का स्वदेशीकरण, बस इतना सा लिखा हुआ है वहां पे, पर उसके अंदर सब टॉपिक्स नहीं दिया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी बताओ, है ना, जैव प्रौद्योगिकी बताओ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बताओ, रक्षा प्रौद्योगिकी बताओ, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी बताओ, चिकित्सा प्रौद्योगिकी बताओ, शिक्षा प्रौद्योगिकी बताओ, है ना, एआई की जो है आपके पास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रौद्योगिकी बताओ। सो आपको वह विभाजित करना है कि अब आपके पास में इसके आगे ब्रेक क्या होगा, इसके आगे सब टॉपिक्स क्या होगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज कहां पता चलती है, यह चीज पता चलती है पीवाईक्यू से, गत वर्ष के प्रश्न पत्रों से। जैसे कि यूपीएससी ने आपको यहां पे पूछ दिया है इश्यूज रिलेटेड टू द विमेन, महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो कि भारत के समाज में देखने को मिलते हैं, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत है, जो है आपके पास में सिलेबस का हिस्सा होने वाला है दोस्तों। सो यहां पे जीएस पेपर 1 हमको समझ में आ गया, सब्जेक्ट हमको सोसाइटी, समाज से रिलेटेड मुद्दे वह समझ में आ गया, टॉपिक हमको विमेन समझ में आ गया। अब इश्यूज है क्या, वह सब टॉपिक है। शिक्षा इश्यू है, उस पर प्रश्न पूछे गए हैं, समानता इश्यू है, सशक्तिकरण के इश्यू है, उस पर प्रश्न पूछे गए हैं, वायलेंस इश्यू है, उस पर प्रश्न पूछे गए हैं, कई सारी रूढ़िवादिता इश्यू है, उस पर प्रश्न पूछे गए हैं, स्वास्थ्य के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, उनके मौलिक अधिकारों से लेकर समानता से लेकर के उनकी स्वायत्ता के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। सो इस प्रकार यह सब टॉपिक्स हमें पता कैसे चले कि सर मैंने प्रीलिम्स के और मेंस के गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को इस आयाम से, इस टॉपिक से समझने की कोशिश की। अगर आप 5 वर्ष के प्रश्न पत्र भी लेके बैठते हैं मेंस के, तो यहां पता चलेगा कि सर विमेंस के व्हाट्स ऑल क्वेश्चंस वर आस्क्ड, है ना, कि महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न यहां पे पूछे गए, उनकी अधिकारिता से लेकर के, फैमिली से लेकर के, उनकी वर्क से लेकर के, उनकी सिक्योरिटी से लेकर के, है ना,
उनके इक्वल वेजेस को लेकर के, प्लेंटीफुल ऑफ क्वेश्चंस। मतलब हमें सिलेबस में क्या लिखा होगा, पाठ्यक्रम में क्या होगा, फला फला जीएस पेपर में इस विषय में ये टॉपिक तैयार करके आओ। पर हमें वो टॉपिक तो एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, उस बैनर के तले और कितने सब टॉपिक्स हैं ये कहां पता चलेंगे, ये गत वर्ष के प्रश्न पत्रों से पता चलेंगे। यहां तक कि यूपीएससी की प्रवृत्ति रही है, कई गत वर्ष के प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो टॉपिक है, जो थीम है, जो सब टॉपिक है, उसे रिपीट किया गया है। एक वर्ष उसको अलग एंगल से तो अगले ही वर्ष उसे दूसरे एंगल से पूछ लिया गया है। यह यूपीएससी की बेहतरीन प्रवृत्ति है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यानी अगर कोई स्मार्टली डिकोड करे इस पेपर को तो बहुत ही आसानी से वह इन पीवाईक्यूज के माध्यम से इन टॉपिक्स को आगे कितना सब टॉपिक्स तक विभाजित किया जाता है वो समझ सकता है। पर अब उसके लिए आपको टॉपिक्स को हाथ से लिखने होंगे और अगले प्रश्न पत्रों पे यानी पीवाईक्यूज पे आना होगा। जब हम पीवाईक्यूज की बात करते हैं, जब हम गत वर्ष के प्रश्न पत्रों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहां यूपीएससी के प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करने में नहीं बैठे, अपितु हम इससे यूपीएससी क्या ट्रेंड बना रही हैं, किस प्रकार की डिमांड है, यूपीएससी की आवश्यकता क्या है, कैसे वह क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है ना, कि फ्रेमिंग क्या है, फॉर्मेट क्या है आपके पास में, ठीक है ना, किस प्रकार जो है क्वेश्चन को अलग अलग वर्तनियों से, अलग अलग शब्दों से पूछा जा रहा है। अपितु इन कुछ कीवर्ड्स के बारे में भी आपको पता चलेगा कि सर जीएस के पेपर 1 में अलग प्रकृति के कीवर्ड्स आ रहे हैं, जीएस के पेपर 3 में वो कीवर्ड्स बदल जा रहे हैं, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑल टुगेदर पूरा टू द पॉइंट उसको क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ रहा है। यानी आप विषयवार यूपीएससी की क्या डिमांड है, यूपीएससी ने किस प्रकार वर्ष 2021, 22, 23, 24, 25 में जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत किस प्रकार प्रश्नों की टोन रखी है, कैसे टॉपिक्स का, यानी आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किन विषयों का और किन विषयों के अंतर्गत और डेप्थ में जाते हुए कैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पूछा, भारत की विदेश नीति के बारे में पूछा, भारत के जियोपॉलिटिक्स के बारे में पूछा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जितने भी बदलाव है, जितनी भी डायनामिक्स है, उनकी डेप्थफुल एनालिसिस हमें यहाँ से पता चलती है। यानी हम प्रश्न पत्र क्यों उठाते हैं, हम प्रश्न पत्र उठाते हैं कि सर कौन कौन से कीवर्ड्स जिसके ऊपर प्रश्न बनते हैं, कमेंट, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, डू यू अग्री। तो इस प्रकार के प्रश्न कोई कीवर्ड जो है वह आपको इन पीवाईक्यूज के माध्यम से बताते हैं कि यूपीएससी किस विषय के ऊपर किस डिग्री की एनालिसिस या किस डिग्री का विश्लेषण आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो यहां पे गत वर्ष के प्रश्न पत्रों से दो कार्य हो रहे कि एक तो मेरे को सिलेबस डिकोड हो जा रहा है, दूसरा उस सिलेबस के सब टॉपिक के ऊपर किस प्रकार की टोन में, किस ट्रेंड में, किस फ्रेम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझे अब पता चलने लगा है। अब जब आपको गत वर्ष के प्रश्न पत्र से सिलेबस अच्छे से डिकोड हो चुका है, आप हैंड रिटन कर चुके हैं, लगभग आपको 1 हफ्ता लगेगा इसमें। यह मत सोच लेना कि भैया मैं बैठा और 2 घंटे में लिख के खत्म कर दिया, ये मैकेनिकल वर्क नहीं है, ये इंटरेस्ट के साथ करना है। और जब भी आप इंटरेस्ट के साथ करोगे ना, आपको खुद को पूरा यूपीएससी का खाका ब्लूप्रिंट पता चलने लगेगा। एक तो होता है ताजमहल को बाहर से देखना, और एक होता है ताजमहल के अंदर जाकर के उसकी इंट्रिकेसीज, उसके जो आर्टिफैक्ट्स है, उसकी जो आर्किटेक्चरल मार्वल है, उसको अप्रिशिएट कर पाना, उसकी बारीकी को समझ पाना कि यार वाकई में संघ लोक सेवा आयोग ने जो यहाँ पे सिलेबस रखा है उस सिलेबस की क्या प्रासंगिकता है। अगर इस सिलेबस को कोई आम आदमी भी पढ़ लेना, वो देश और विदेश के अंतर्गत किसी भी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ पे उसको खड़ा कर दो, वो आसानी से अपनी अधिकारिता से लेकर के, अपनी नागरिकता से लेकर के, अपने राष्ट्रहित तक हर चीज के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर की तरह जो है अपने वक्तव्य को रख पाएगा। आगे है एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी क्या शब्द सह पढ़ते हैं? नहीं, एनसीईआरटी के अंतर्गत आप चूज एंड पिक कर सकते हैं। चूज एंड पिक का क्या मतलब हुआ भैया आपके पास में कि आप कुछ एनसीईआरटीज हैं सेलेक्टेड हैं वही पढ़े। आप अगर हमारे इस पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे जाकर के आप लोग एक कीवर्ड सर्च कीजिए एनसीईआरटी वाला।
है ना। अब ये एनसीईआरटी वाला पे हम लोगों ने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है आप लोगों के लिए कि जैसे कि मॉनसून क्लास 6 से आपको इंट्रोड्यूस किया गया, 7 से इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 8th 9th 10th में उसको और डेप्थ दी गई, 11th 12th में उसको और एनालिसिस से बताया गया। तो अब 6 से लेकर के 12th तक एक टॉपिक जैसे कि ज्वालामुखी हो, चाहे मॉनसून हो, चाहे आपके पास में भूकंप हो, इन विषयों को अलग अलग बिखरे हुए ज्ञान के मोतियों को एक ही जगह पे जो है एनसीईआरटी वाला ने टॉपिक वाइज थीम वाइज देने की चेष्टा की कि फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी से कितनी क्या क्या टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मौसम विज्ञान, मीटरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इत्यादि इत्यादि। मतलब आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो आप सीधा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वेबसाइट पे जाइए, इट विल कॉस्ट यू नथिंग, सर्च एनसीईआरटी वाला, डाउनलोड एंड रीड इट राइट अवे। अच्छा, ये रीडिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा दोस्तों आपके पास में? मैक्सिमम 1 to 2 मंथ। कितना लगेगा? 1 से 2 महीना लगेगा, दैट्स इट, है ना। डिपेंडिंग ऑन आपके पास में कितना समय है, आप 4 घंटे दे रहे, 6 घंटे दे रहे या 8 घंटे दे रहे, पर इसको पहले करना। तो हमारा ट्रेजेक्टरी पता है ना, पहले सिलेबस को हाथ से लिखना है और टॉपिक सब टॉपिक एनालिसिस के लिए आपको प्रश्न पत्र पीवाईक्यूज खोल के देखने हैं गत वर्ष के, एटलीस्ट 5 से 10 वर्ष के। फिर यहां पे बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटीज पे कूद जाना है और एनसीईआरटीज के लिए हमने आपको बताया हुआ है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, तो इसी यूट्यूब चैनल पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं समरीज की तो भी आपको यहाँ पे जो है एनसीईआरटी वाला आप सर्च करेंगे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से तो मिल जाएगा, ठीक है ना। 6ठी से 12वीं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इतना सा पढ़ना है। साइंस के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो 9th 10th की आप फॉलो कर सकते हैं, साइंस भी 8th 9th 10th की सफिशिएंट रहेगा वो। अब ये तो है बेसिक पाठ्यक्रम, सिलेबस और आपके पास में मतलब सिलेबस है, पीवाईक्यूज है और इसके अलावा जो है तीसरी चीज हमने एनसीईआरटी बोली, तो ये है बेसिक। अब इस बेसिक से अगर आपको आगे बढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करनी होगी और उसके साथ में फिर आपका टेस्ट भी आ जाएगा। उसके साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास में? प्रॉपर टेस्ट भी हो जाएगा। तो आपको अगले 12 वीक में क्या करना है, जिन चीजों को अपने बेसिक से पढ़ा है उन्हीं चीजों के ऊपर आपको जो है प्रॉपर, आपके पास में जैसे एक फैकल्टी से आप फाउंडेशन बैच में हमारे पास में पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, इट डजंट मैटर, योर सक्सेस मैटर्स एट द एंड। सो आप स्टैंडर्ड बुक्स से जरूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे पास में एक ही विषय जो है एक ही जगह से पढ़ने को मिल जाए, 10 किताबों का सार जो है एक विषय में मिल जाए, जहां पे गत वर्ष के प्रश्न भी हो, उदाहरण भी हो और अप्रोच भी बेहतर हो, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन दे देता हूं दोस्तों आप लोगों को। यहां मित्रों आप फॉलो कर पाएंगे यूपीएससी वाला की बुक्स, यूपीएससी वाला की बुक है ना। तो आप यहां पे पीडब्ल्यू स्टोर पे जाकर के सर्च करें यूपीएससी वाला बुक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इन बुक्स में जैसे आपको 10 किताबें अलग अलग पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए नहीं फॉलो करनी, आप ही के माध्यम में उन 10 किताबों और एनसीईआरटी का एक निचोड़, एक सोर्स जो है हमने दे दिया है 200-250 पेज के अंतर्गत, जो कि यूपीएससी वाला के स्टैंडर्ड बुकलेट्स के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और पीवाईक्यूज का इंटीग्रेशन दिया, ताकि आपको जैसे जैसे आपका जैसे सौर मंडल आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, जैसे या फिर आपके पास में पारिस्थितिकी तंत्र आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, ज्यों ज्यों टॉपिक आगे बढ़ रहा है, हर टॉपिक और सब टॉपिक के गत वर्ष के प्रश्न पत्र हाथों हाथ बताया जा रहा है कि ये प्रश्न उस वर्ष पूछा गया था, ये प्रश्न आया था, ये कंसेप्ट है, ये परिभाषा है, ये उदाहरण है और ये एनालिसिस है। तो यहां पे इस पुस्तक का बनाने का औचित्य कोई कॉलेज के स्टूडेंट के लिए नहीं, अपितु यूपीएससी के अभ्यर्थी के लिए है। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो है सॉल्यूशन रहेगा। इसके उपरांत हम यहां पे अगर बात करने की कोशिश करें, अगले 12 वीक अभ्यास अभ्यास अभ्यास, है ना। जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने गन खरीद ली पर अगर चलाना ही नहीं आए तो, निशाना ही नहीं लगाना आए तो वो लाइसेंस का, वो गन का क्या ही करोगे। ठीक उसी प्रकार जो आपने यहाँ पे बेसिक के ऊपर मेहनत किया, ये 12 हफ्ते, फिर ये 12 हफ्ते, तो दोस्तों लगभग यहाँ पे जो है जून से लेके दिसंबर 6 महीने जो आपने मेहनत की ना, वो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी गलतियां आप नहीं पकड़ पाएंगे। रिवीजन के माध्यम से उन गलतियों को सुधार पाएंगे, अपने वीक एरिया, अपने ग्रे एरियाज को आप बेहतर कर पाएंगे। मैं फिर कहता हूं आपको करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करके इन सब चीजों को पढ़ना है। और अप्रैल और मई का जो टाइम रहने वाला है ना दोस्तों, यह आपके पास में काफी महत्वपूर्ण टाइम, ये 8 वीक्स का जो टाइम है, यह आपको प्रीलिम्स फोकस तैयारी करनी है। कुछ नया कंटेंट नहीं, सिर्फ करंट अफेयर इसमें ऐड करना है, मॉक और यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज, जितने पीवाईक्यूज एनालिसिस करो कम से कम 10 ईयर के, तद उपरांत यहाँ पे जो है मॉक दीजिए, कम से कम 1 से 2 इंस्टीट्यूशंस के मॉक्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं द बेस्ट मॉक इज यूपीएससी इज पीवाईक्यू।
सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट क्या होता है? यूपीएससी के पीवाईक्यू। 2025 से देखें तो सीसेट लगा है 2013 के उपरांत, तो आप 2014 से 2025 के पेपर्स लगा डालो यार, एक बार मेहनत करो और देखो ये मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी। और वो पीवाईक्यूज खाली इसलिए नहीं कि ए सही है या बी सही है, वो पीवाईक्यू एनालिसिस की जा रही है ट्रेंड समझने के लिए, थीम, सब थीम, टॉपिक, सब टॉपिक समझने के लिए, ताकि अगर उसने इस बार नेशनल पार्क्स के ऊपर प्रश्न पूछा है तो आप नेशनल पार्क के टॉपिक को पूरा इन एंड आउट पढ़ लीजिए। इस बार उसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा है, शेड्यूल 1 पूछा है, तो आप चारों शेड्यूल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके करंट अफेयर को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर लीजिए। आपकी समझ जो है ना उसको चेक किया जाता है यूपीएससी के अंदर, योर थिंकिंग हैज इट इवॉल्व। ये जो बेसिक से लेके एनसीईआरटी से लेके अखबार से लेके किताबें पढ़ के आए हो ना साल भर, तो तुम्हारी थिंकिंग उस टॉपिक पे इवॉल्व हुई या नहीं हुई, कि खाली बजट बजट रट के आ रहे हो, या फिर बजट के बारे में मैं बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू बना के दे दूं तो तुम सॉल्व कर पाओगे। आपकी विषयगत जो है तैयारी इस प्रकार होगी। और लास्ट के जो 4 वीक्स हैं प्रीलिम्स के पहले, यानी 1 महीना, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सीसेट पे तैयारी करनी है, जीएस पे तैयारी करनी है। आगे हम लोग यहां पे बात करते हैं कि सर आप एक सब्जेक्ट का जो है जीएस के अंदर हमें बता दीजिए कि किसी एक विषय को हम लोगों को कैसे प्लान करना है ताकि हम अगले विषय को, दूसरे विषय को कर पाए। जैसे मैं कहता हूं, हम लोग यहां पे 6 वीक्स के लिए पॉलिटी की बात करते हैं कि सर आपका पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, अगर मुझे उसको 6 वीक्स के लिए एनालिसिस करना है तो कैसे करना होगा। सबसे पहले अगर आपका एक विषय है जैसे भारतीय राजनीति ना, आपके पास में पॉलिटी है, इस पॉलिटी को अगर जैसे आपको सबसे पहले टॉपिक्स और सब टॉपिक्स और उस सब टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या आपके पॉइंटर्स हैं, अध्याय हैं, इसके अंदर विभाजित करना होगा। आपके सोर्स हैं, जैसे कि आपने एक बुक उठा दी है, यूपीएससी वाला बुक है, या फिर आपके पास में ऑलरेडी लक्ष्मीकांत है, या फिर कोई और बुक है, तो आप उस बुक्स को प्रॉपर लेसन वाइज ब्रेक करने की कोशिश करो, इंटीग्रेट करो इस चीज को कि सर आपके पास में प्रॉपर एनसीईआरटी बुक्स हैं या फिर एनसीईआरटी वाला की समरी बुक्स हैं, तो आप उससे उसको सब्सटेंशिएट करो, क्योंकि वहां आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लक्ष्य रहना चाहिए कि भैया हमारे पास में जो टॉपिक है उसको आगे सब टॉपिक में ब्रेक किया जाए। और सब टॉपिक में ब्रेक कैसे किया जाएगा? ये पीवाईक्यूज के एनालिसिस से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक उस चीज को सारगर्भित तरीके से नहीं समझेंगे कि ओके फंडामेंटल राइट्स पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, डीपीएसपीज पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तब तक आपको नहीं पता होगा कि इन 50 टॉपिक में से किस टॉपिक पे मुझे ज्यादा समय देना है, किस पे कम समय देना है। अतएव मैं वही काम कर रहा हूं जो जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए किया था, आपके अंदर की शक्ति को रियलाइज करवाना। सच्चा दोस्त वही जो मछली पकड़ के ना दे, मछली पकड़ना सिखाए। आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि कैसे इन चीजों को डिकोड करना है, और डिकोड करने के लिए मेहनत लगेगी। इस वीडियो को चाहे हजारों बच्चे देखेंगे, पर उनमें से चंद सैकड़ों बच्चे, मेहनती बच्चे जरूर होंगे जो इस प्रकार सिलेबस को टॉपिक, सब टॉपिक, पीवाईक्यूज एनालिसिस के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। एंड देन यू विल सी कि यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। 6 वीक्स यानी 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट जो है, जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो है बात करें एक और सब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास में सब्जेक्ट है इस बार आपका ज्योग्राफी, भूगोल का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार भी अगले 5 हफ्ते, क्योंकि पॉलिटी का जो है सिलेबस ज़्यादा है, ज्योग्राफी का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग जो है टॉपिक और सब टॉपिक वाइज एनालिसिस जो कर रहे हैं, अगेन एनसीईआरटी वाला, यूपीएससी वाला बुक को फॉलो कर सकते हैं। कहीं डायग्राम्स हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इसको ब्रेक जरूर करना है। अगर आप इन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को अच्छे से ब्रेक कर पाए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सिलेबस कोई रियल सिलेबस नहीं है। सिलेबस जो होता है वहां टॉपिक लिखा होता है, उसके सब टॉपिक्स को समझना जरूरी है। कि एक टॉपिक मेरे को दे रखा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल पे किस किस प्रकृति के प्रश्न बने, क्या क्या सब टॉपिक्स है, उसकी एनालिसिस आप स्वयं करेंगे। अगर कोई वेबसाइट इसको दे देगी ना आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में, एक्सेल की फॉर्मेट में, मैं बता रहा हूं तुम शांत होकर के उसको अपने पास धर के रख लोगे। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में 30 टॉपिक है और हर 30 टॉपिक में 5-6 सब टॉपिक, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री 140-150 टॉपिक्स है। बस तुम्हारे पास धरा है, तुमने खुद ने कुछ नहीं समझा, तुमने खुद ने कुछ नहीं सीखा, तो जब तक वो कार्य तुम खुद नहीं करोगे बच्चा, तब तक उसमें कुछ सीखने को नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है? सब टॉपिक्स को फाइंड आउट करो, और हर सब टॉपिक्स को पीवाईक्यूज की अंडरस्टैंडिंग के उपरांत, एनसीईआरटी पढ़ने के उपरांत करंट अफेयर से जरूर जोड़ो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको करंट अफेयर के नोट्स जो हैं वो एक A4 साइज शीट पे बनाने हैं दोस्तों, ताकि उसके अंदर फ्यूचर के अंदर भी कंपाइलेशन और भी ऐड किया जा सके। हमेशा ये जो नोट्स बनेंगे उसमें एक यहाँ पे स्पेस जरूर रखिएगा और दूसरा यहाँ पे स्पेस रखिएगा। ये स्पेस फ्यूचर में कोई और पॉइंट्स को ऐड करने के लिए रहेगा और ये स्पेस जो है माइक्रो नोट्स के लिए, मिनी नोट्स के लिए रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर के जो भी सारे नोट्स आप बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपने 10 बिंदुओं के अंतर्गत अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए किसी क्लास से, किसी मैगजीन से या स्वाध्याय से। इन नोट्स को यहाँ पे आपको इन 10 पॉइंट्स को 2-3 लाइंस के अंदर समराइज करना आना चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो ये 2-3 लाइनें ही आपको प्रीलिम्स के पहले रिवाइज करनी है, ताकि एंटायर पेज आपको रिवाइज ना करना पड़े। पूरी 10 लाइन की बजाय आप 2-3 लाइनों के अंदर ही सारगर्भित तरीके से समझ पाएं कि ओके, इस विषय के, इस टॉपिक के, इस करंट अफेयर में क्या वैल्यू एडिशन है। तीसरी चीज है नोट्स। आपको हमेशा जो बनाने होंगे वो A4 शीट पे बनाने हैं, ये बात याद रख लेना। आपको जीएस वाइज नोट्स बनाने हैं। हर जीएस पेपर के अंतर्गत कौन सा विषय है उसका विभाजन आवश्यक है, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हैं और उस टॉपिक के अंतर्गत कौन सा सब टॉपिक है उसका, उस हिसाब से नोट्स बनाना है। मतलब हेडिंग किस हिसाब से लगेगी, जैसे कि सपोज हम लोग यहाँ पे आपदा प्रबंधन नीति की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हम लोग बात करें, तो अगर एनडीएमए का अगर मेरे को नोट्स बनाना है ना, तो A4 साइज शीट के ऊपर मैं पहले तो इधर का स्पेस खाली छोड़ूंगा, नीचे की 4 लाइनें खाली छोड़ूंगा माइक्रो नोट्स के लिए, और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भैया ये जीएस पेपर कौन सा है मेरे पास में, दिस विल बी द जीएस पेपर 3। तो आप लिखेंगे जीएस पेपर 3 है आपके पास में, टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसके अंतर्गत हम लोग जो है पॉलिसीज यानी नीति जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की वह पढ़ रहे। फिर इसके ऊपर जो है आप अपने, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आप अपने टीचर के नोट्स हो, चाहे आप करंट अफेयर यहाँ पे ऐड करना चाहें, डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीए से रिलेटेड, वो ऐड कीजिए। तो आपके नोट्स में एक ही नोट्स हो। एनडीए में 10 जगह मत लिखो, 10 कॉपियों में मत लिखो, अलग अलग रफ नोट्स में, ऑनलाइन में, पीडीएफ में मत रखो, एक ही नोट्स बनाओ और कोशिश करो कि एक जो सब टॉपिक है तुम्हारा वो लगभग 300 से 200 वर्ड्स के करीब जरूर हो। अगर यहाँ पे 300 से 200 शब्द आपने हर सब टॉपिक के बना रखे, कितने पेपर से यूपीएससी में, जैसे कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है आपके पास में, सोसाइटी है, और तीसरा पेपर है आपके पास में आर्ट एंड कल्चर, और चौथा है ज्योग्राफी। इन 4 विषयों के अंतर्गत टॉपिक्स के सब टॉपिक्स काउंट करेंगे तो हर एक के लगभग आपके पास में 80 से लेकर के 100 सब टॉपिक्स निकलेंगे। तो लगभग 350 से 300 के करीब जो है आपके पास में ये सब टॉपिक्स है जीएस पेपर 1 में। इसी प्रकार जीएस पेपर 2 में भी कोई 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट ऑन योर ओन। अब वहां पे इस प्रकार के नोट्स आपको बनाने जरूरी है, जहां पे आपने हर सब टॉपिक को 200 से 300 शब्दों में लिखा है और उनको याद किया है, उनको समराइज किया है। करंट अफेयर में अगर वो आए हैं तो यहीं पे करंट अफेयर उसका ऐड कर दिया। करंट अफेयर की अलग से कॉपी बनाओगे, जीएस के परे बनाओगे, तो उससे होगा क्या पता है, करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हो, करंट अफेयर जैसे सपोज साइंस एंड टेक का करंट अफेयर तुमने परसों पढ़ा था, आज से, और उसके आज से 5 दिन बाद में तुम पढ़ रहे हो साइंस एंड टेक का बायोटेक्नोलॉजी पार्ट, या साइंस एंड टेक का एक स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट। अब 5 दिन पहले की इंफॉर्मेशन 5 दिन बाद में कैसे इंटरलिंक करोगे, 5 दिन पहले का स्टैटिक, 5 दिन पहले का करंट अफेयर कैसे लिंक करोगे। तो यहीं पे नहीं आ जाए कि सर अगर मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया कि सर अगर मेरे को जीएस पेपर 3 के अंतर्गत, अगर मेरे को साइंस एंड टेक के अंतर्गत अगर एक नोट्स बनाना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इस प्रकार बनाऊं कि उसके करंट अफेयर यहाँ पे बनाऊं। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे गगनयान मिशन के ऊपर नोट्स बनाना है, गगनयान मिशन पे नोट्स बनाना है, तो गगनयान मिशन के नोट्स जो भी है स्टैटिक यहाँ पे बन गए, जो क्लासरूम से या फिर आपकी बुक से बने हुए हैं, और बाकी के जो आपके करंट अफेयर जो अखबारों में आ रहे हैं वो गगनयान से रिलेटेड यहाँ पे बन गए। मेहनत लगेगी एक बार, है ना, और उसी के जो है माइक्रो नोट्स, उसी के माइक्रो नोट्स यहाँ पे बन गए कि जो ये 10 लाइनें हैं उनको 3 पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया मैंने। सो इस प्रकार प्रॉपर डिटेल्ड स्टैटिक नोट, प्रॉपर करंट अफेयर, इसी का हाथों हाथ यहाँ पे, चाहे यह पॉइंट जो है जनवरी में आया था, ये पॉइंट मार्च में आया था, ये पॉइंट जो है अप्रैल में आया था, ये पॉइंट दिसंबर में आया, साल भर में गगनयान जब जब सुर्खियों में रहा, तुमने उन चारों बिंदुओं को यहाँ पे सुर्खियों के साथ में, पॉइंटर्स के साथ में, जो तुम उत्तर लेखन में यूज कर सको।
वही तो चीज है। करंट अफेयर क्या है? वो थोड़ी पूछेगा कि जनवरी के हिसाब से आंसर दो या दिसंबर के हिसाब से आंसर दो। मुख्य परीक्षा में तो 15 से 20 महीने पहले के भी क्वेश्चंस के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं, टॉपिक पे प्रश्न बन सकते हैं। अतएव आपको उस टॉपिक के हिसाब से चलना, इस टॉपिक पे क्या सुर्खियां बन रही है ना, और उनको यहां समराइज करना। तो करंट अफेयर, स्टैटिक और साथ में आ गया आपका रिवीजन। तो अब इसी चीज को अगर तुमने साल में 3-4 बार रिवाइज कर दिया तो मजा आ गया। नोट्स के उपरांत जो है रिवीजन करना बेहद आवश्यक है। यानी आपने घर में आटा लाके इकट्ठा तो कर दिया, समय पर उस आटे को यूज नहीं किया ना, उसमें इल्लियां पड़ जाएगी, वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, समझ रहे हो, उसमें से बदबू आने लगती है, पड़ा हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। तो जो आप ज्ञान संवर्धन कर रहे हैं खुद का, उसको आप 24 घंटे में जरूर रिवाइज करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं शुरुआत में यहां पे याद रखें, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8:2, और प्रीलिम्स के पहले अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6:4 जो है आपका रीडिंग और रिवाइजिंग है ना। तो ये तो है रीडिंग और ये है रिविजन, यह टाइम चलना चाहिए, यह टाइम आपका चलना चाहिए, ठीक है ना। और रिवीजन कैसे होता है? क्या मैं बोल के एकदम मधुमक्खी की तरफ भिन भिना के पढ़ूं, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ? अरे भाई ये क्या कर लिया जय सर है? तो यहां पे जब भी रिवीजन होता है ना, रिवीजन हमेशा लिख लिख के करना होता है। यू हैव टू राइट। अब ये लिखना क्या होता है? एब्रीविएशन में, शॉर्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट में लिखना होता है। तुम पढ़ रहे हो, साथ साथ में फ्लो चार्ट लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो आप देखोगे उससे एक तो फ्लो बना रहेगा, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, फोकस और इंटरेस्ट भी रहेगा, दूसरा तुम्हारे इसी नोट्स के माइक्रो नोट्स तैयार हो गए। तो पहला रिवीजन कहां होगा? पहला रिवीजन तुम्हारे नोट्स के ही बॉटम लाइन पे ही होगा, कि जो यहां की 10 लाइन है उन्हीं में से कुछ चीजें हाईलाइट करके, जो महत्वपूर्ण है, जो तुम भूल सकते हो, जो एग्जाम की प्रासंगिक है, उनको यहां पे तुमने हाथों हाथ ही जॉट डाउन कर दिया। पहला रिवीजन। दूसरा, आप पहला रिवीजन करने में सपोज यहां पे लिखने में 10 मिनट लगे, रिवीजन में जो है पहला रिवीजन हमेशा 24 घंटे में होगा। पहला रिवीजन आज नोट्स बनाए तो कल वापस रिवाइज होना चाहिए वो। दूसरा रिवीजन जो है वह 7th डे होना चाहिए। तीसरा रिवीजन जो है वह 21st डे करिए, है ना। और चौथा रिवीजन जो है वह 90th डे, यानी 3 महीने के अंदर अंदर उसे वापस रिवाइज कीजिए। 4 बार अगर कोई चीज आप रिवाइज कर चुके हैं, पहला लिखा, फिर रिवाइज किया उसी दिन, यहां पे नोट्स के अंदर यहीं पे लिख दिया, उस चीज को लिख करके रिवाइज कर दिया, 7वें दिन उसको पढ़ के रिवाइज किया, फिर पढ़ के रिवाइज किया, फिर पढ़ के से रिवाइज किया। तो जो आपने इंटरेस्ट से नोट्स बनाए, रिवाइज किए, लिख के रिवाइज किए, बोल के, पढ़ के, लिख के, तो वह चीज आत्मसात हो चुकी है, वो चीजें आपकी इमेज मेमोरी में कन्वर्ट हो चुकी है। होता कि नहीं होता? कई चीजें हमने इतनी लिखी, इतनी बोली, इतनी पढ़ी, इतनी देखी कि अब वो चीजें आंख बंद करते तुम्हें एग्जैक्टली याद है। जैसे तुम्हारा स्कूल का क्लासरूम, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल, तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारा तकिया, तुम्हारा जूता, तुम्हारा ब्रश, सब याद आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन चीजों को इतनी बार देखा, इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिवाइज किया कि फ्लैश करते हुए 1 सेकंड्स में वह मेमोरी, इमेज मेमोरी आपके सामने। यस और नो? तो आपको नोट्स भी कुछ इसी प्रकार, रिवीजन भी कुछ इसी प्रकार करने हैं कि वह रिवीजन आपके एग्जाम में यथा उचित समय पे रिकॉल हो पाए। जो रिकॉल हो पाएगा वही तो लिख पाइएगा ना, नहीं तो वहां पे फिर पंखा या फिर छत नहीं देखना इधर उधर, और यहां पे जो बेहतर कर जाएगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप बेहतर करके दिखाइए, आप बेहतर रिवीजन करके दिखाइए। यहां पे अभ्यास के बिना सब शून्य। जब भी आप अभ्यास करते हैं यानी आप लोग प्रॉपर मॉक देते हैं। अब मॉक आप चाहे प्रीलिम्स का दे चाहे मेंस का दे, यहां पे अभ्यास के दौरान कभी भी एक्सपेक्टेशन ये मत रखिए कि शुरुआत से ही जो है मैं एक थ्रेशोल्ड या कट ऑफ क्लियर करूंगा। अभ्यास के शुरुआत के, जैसे प्रीलिम्स के अंतर्गत आप प्रॉपर आप देख के चलिए कि शुरुआत के 1000 MCQs जो आप लगा रहे हैं, फॉर सेक ऑफ अटेम्प्ट लगाइए, कि कोई उसमें लोभ, कोई मोह नहीं है ना, कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, फेल हो जाऊं, पास हो जाऊं, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे अभ्यास करना है। मुझे देखना है कि जब मैंने पॉलिटी कर ली है तो क्या मैं एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर पे, न्यायपालिका पे प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, वेदर आई एम एबल टू राइट इट, अटेम्प्ट इट और नॉट, है ना। ठीक उसी प्रकार जब आप मेंस की यहां पे बात करते हैं, मेंस के उत्तर लेखन में भी ठीक यही रहता है कि शुरुआत के 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न जब आप लिखते हैं, उनका उत्तर जब आप लिखते हैं, तो आपको उसमें भी 100% अपनी अभिव्यक्ति पे ध्यान देना है, मार्क्स पे नहीं, वर्ड लाइन पे नहीं, शब्द सीमा पे नहीं कि यार ये 200 शब्द से ज्यादा हो गया,
है ना। आप जो डायग्राम दे सकते हैं, जो फैक्चुअल कंटेक्चुअल इंडेक्स डेटा आप जो आर्टिकुलेशन देना चाहे आप दे सकते हैं। अभ्यास में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अभ्यास किया जाता है उन गलतियों को करने के लिए जो आपका माइंड क्लास में पढ़ने के बाद भी, नोट्स में लिखने के बाद भी, रिवीजन 2-3 करने के बाद भी चूक जा रहा है, उस क्वेश्चन में तुम गलतियां कर रहे हो। तो अभ्यास हमें सिखाता है कि भैया तुम रणभूमि में हारो, रणभूमि में अपना खून बहाओ, इससे ज्यादा बेहतर अभी बहा दो। तो अभ्यास जब जब करें तो आप एक पुस्तिका जरूर बनाएं, उस पुस्तिका का नाम होगा डायरी ऑफ एरर। क्या नाम होगा उसका? डायरी ऑफ एरर। और ये जो डायरी ऑफ एरर है ना, इसमें आप जरूर लिखिए कि मैंने क्या क्या गलतियां की, है ना, ये गलतियां क्यों हुई, ये मेरे मार्क्स क्यों कटे, है ना। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन सही नहीं लिखा, कंक्लूजन सही नहीं लिखा, मेरे मेंटर ने, मेरे कॉपी इवेल्युएटर ने क्या मेरे को रिमार्क्स दिए, मेरा एमसीक्यू ये क्यों गलत हुआ, यहाँ पे मैंने क्या सोचा था कि यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक कर दिया, ये नेगेटिव मार्किंग क्यों हुई। और अगले टेस्ट पे अटेम्प्ट करने से पहले इस डायरी ऑफ एरर को पढ़ के जाओ कि ओके ये गलतियां फिर नहीं करनी है, ये गलतियां फिर नहीं करनी। एक गलती करना ह्यूमन बिहेवियर, बार बार वो गलती करना मूर्खता, फिर बार बार दोहराना ये अपराध हो जाता है। और अभ्यर्थी जीवन के अपराध है कि अगर आप अभ्यास के दौरान डायरी ऑफ एरर नहीं बनाते हैं, अपनी गलतियों को रिव्यू नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है दोस्तों। यहां दोस्तों आप वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट, मुझसे आगे भविष्य में भी जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जगदीश जांगेड़ सर PW इस टेलीग्राम चैनल को। आई ऑलवेज बी कनेक्टेड टू यू। आप हमारे डेली करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं जो कि सुबह 9 बजते ही लाइव इसी यूट्यूब चैनल पे भी होगा, जहां पे आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संदर्भित प्रासंगिक पूरे पाठ्यक्रम को 70 to 80% करंट अफेयर्स के एंगल से यहीं कवर करवाया जाएगा। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। फॉर नाउ थैंक यू, जय हिंद। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी।